तो उषा मैम, हमने सुना है कि आप आज भी बहुत सारी कविताएं लिखती हैं, शेर व शायरी लिखती हैं, गाना गाती हैं, और कुल मिला के आप आज भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं। तो इस क्रिएटिविटी का बचपन से कितना संबंध है और ये कहाँ से इसके बीज आपके अंदर आए इसके? जी, क्रिएटिविटी का टोटल जन्म जो हुआ है मेरे गांव में हुआ है। अच्छा। हमारे गांव में उस ज़माने में 5 स्कूल और गांव के लोगों के 10 दिन जो गणेश पर्व होता है, 10 दिन का 10 डेज़ का, वो मनाया जाता था। तो एक दिन एक स्कूल के लिए मिलता था। शाम को हमारा 3 से 4 घंटे का जो कल्चरल प्रोग्राम होता था, उस कल्चरल प्रोग्राम में एक स्कूल, जैसे मान लीजिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का है, तो 1 से 5 तक के विद्यार्थी मिलके वो 3 घंटे का कार्यक्रम बनाते थे। उसमें पूरी तैयारी शिक्षक लोग करवाते थे, शिक्षकों के द्वारा तैयार होता था। अब जब इतने बचपन से बच्चे को मंच मिल जाएगा, जब उसको दूसरे स्कूल के ये कल्चरल प्रोग्राम देखने को मौका मिलेगा, जब सारा सुनने को मिलेगा, तो नेचुरली उसकी क्रिएटिविटी तो विकसित होगी। तो जो क्रिएटिविटी मेरे पूरे गांव के बच्चों की इसमें ही विकसित होती थी कि वो एक दूसरे के कल्चरल प्रोग्राम साल में देखते थे। फिर जो राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, बड़ी बड़ी प्रभात फेरी निकालना, बड़े बड़े कार्यक्रम करना, जैसे नाग पंचमी पे हमारे यहाँ कुश्ती होती थी। अच्छा। हाँ, एक गांव के मैच खेल जो हैं दूसरे गांव के लोगों से कंपटीशन होता था। 15-20 किलोमीटर दूर बस से या अपने साधनों से, बैलगाड़ियों से लोग जाते थे। वहाँ जाके क्रिकेट मैच हो रहा है, पूरे गांव के और आसपास के 4 से गांव के लोग आके वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं। इनके खेल मतलब जो वार्षिक खेल होते थे, जैसे होते ना ओलंपिक, एशियाड, तो उस टाइप के वार्षिक खेल एक साल जरुआ खेड़ा में हो रहा है, एक साल नरियावली में हो रहा है, एक साल सिहोरा में हो रहा है, एक बार कहीं मैहर में हो रहा है। तो ऐसे दूर दूर जगह पर जो बच्चों के खेल होते थे, तो वो पूरा का पूरा वही स्वरूप होता था जो आज बड़े बड़े ओलंपिक और बड़े जो मैच होते हैं उस वो वाला। तो बच्चे उसी लेवल पे तैयारी होती थी और पूरा गांव रुचि लेता था। अच्छा। और गांव के जो बड़े मुखिया इत्यादि थे वो सहयोग करते थे। दर्शक में ऐसा नहीं कि खाली आदमी लोग देखे, महिलाएं निकलती थी। अच्छा, तो छोटे छोटे बच्चे, हाँ, सब लोग निकलते थे। किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी? मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी। क्रिकेट में खेलती थी, हॉकी में खेलती थी, कोई सा भी, चाहे इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, टीम गेम हो, सब में। रेस में तो जो बाद में मुझे पीटी उषा कहा जाता था। पीटी उषा, क्योंकि मैं एथलेटिक उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ती थी। तो ये खेल हुए, नाटक हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे शुद्ध गांव के कल्चर में विकसित हुई थी और हम सब बच्चों को मंच पर मौका मिला था। तो कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ में यदि बच्चे को प्रकृति के समीप उन्मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाए तो उसका नेचुरल प्राकृतिक विकास होता है और उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। तो आपकी जो आप बोल रहे हैं कि जितनी क्रिएटिविटी आप में आई है वो आपके गांव नरियावली गांव से मुझे कैसा मिली था है। मैम? अगर मतलब हम जानना चाहें वो गांव कैसा अच्छा, दिखता था? गांव की कल्पना अगर करें तो एक स्वप्न से कम नहीं था। अच्छा। मतलब एक नेचुरल सी चीज़ थी। एक बड़ा सा पहाड़ उस तरफ, फिर बीच में उसके नीचे आओ तो थोड़ा ग्राउंड, फिर एक सड़क, पक्की सड़क शहर से निकली थी जो सागर से खुरई को जोड़ती थी। फिर इस तरफ आओ तो गांव बसा है हमारा पूरा। फिर इस तरफ जाओ तो एक बड़ा सा पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर था। तो पूरे पहाड़ पे जो कहते हैं ना, आजकल वो एक चल रहा है कि पहाड़ पे चढ़ना एक एक्टिविटी हो गई, जिसमें लोग, हाँ, क्लाइंबिंग, और जिसमें लोग ट्रैकिंग करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं और मेंबर बनते हो, पैसा खर्च करते और शूज़ हो, ये और वो दुनिया जहान की चीज़ें। हम लोग तो पहाड़ पर ऐसे चढ़ जाते थे जैसे हम सड़क पे चल रहे हों। बड़ा ऊंचा पहाड़ था, बहुत ऊंचा, बड़ी सकरी गलियां, बहुत डेंजरस। पर डर, मैंने बताया ना कि डर नाम की तो चीज़ थी ही नहीं। तो बस, हाँ, तो यूं पहाड़ पे मैं क्या, सभी लोग चढ़ जाते थे, हमारे भाई लोग, सभी लोग जाते थे। और उस पहाड़ के ऊपर सीताफल
जो होता है ना, सीताफल के मतलब असंख्य पेड़ थे जिन्हें गिन नहीं सकते। तो उस गांव के पूरे बच्चों का एक ही काम था कि उस सीजन में सीताफल तोड़ना, पहाड़ पे चढ़ना और जाना, तोड़ तोड़ के बोरे और बैग भर भर के लाना, अपने घरों में पाल लगाना और सीताफल खाना। तो ये पहाड़, उस पहाड़, अच्छा जो इस तरफ वाला पहाड़ था उसके पीछे से रेलवे लाइन निकली हुई थी, और ये जो पहाड़ था उसके इस तरफ बीच में सड़क और इस तरफ गांव के बगल में तालाब, बहुत बड़ा तालाब था जिसमें अच्छा पानी रहता था। तो जो तैरना है या सड़क पे साइकिल चलाना है या खेतों में काम करना है, या वो जो कि मुख्य धारा से जुड़ा हुआ गांव था, सड़क और रेलवे स्टेशन दोनों थे वहाँ, तो ऐसे गांव बड़े विकसित माने जाते थे उन दिनों। तो उसमें हम लोगों को ये फैसिलिटी मिली कि हमें सारी चीज़ें सीखने का अवसर मिला। अस्पताल थी वहाँ पर, पोस्ट ऑफिस था, बिजली का ऑफिस था, 5 स्कूल थे, थाना था, और मेन बस निकलती थी उस गांव से हमारे। तो हम लोगों ने देखा कि जो जानवर, अब आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ। जी मैम, जानना चाहते हैं ये जानवरों का और ट्रेजर हंट की क्या कहानी है? जानवरों का तो ये किस्सा है कि खुरई और बीना जी तरफ से 100-100, 200-200, 700-700 ऐसे जानवरों के झुंड जाते थे सागर बिकने। अच्छा। सागर में बड़ी मंडी थी जानवरों की। तो फिर वो लोग नाइट हाल्ट करते थे कहीं कहीं। तो जहाँ मैं नरियावली गांव में जहाँ मैं रहती थी उसके वो सोनी जी का एक बाड़ा था। अच्छा। बहुत बड़ा, 2-3 एकड़ के आसपास, जिसमें कुछ घर बने थे, कुछ खाली जगह पड़ी थी, मंदिर था, कुएं थे, किनारे पर इमली के और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। तो उस बाड़े में रात को जानवर रुकते थे। अच्छा। 200, 400, 500 जानवर तक रुक जाते थे। हर जानवर के, एक जानवर का दूसरे जानवर से जोड़ी बनी रहती थी। अच्छा। तो जोड़ी में जानवर रहते थे। तो वो फिर आके उस जो बाड़ा था उसमें रात रुकते थे। तो अच्छा, हम लोगों के यहाँ क्या था कि उस बाड़े के अंदर रहने वाले जितने भी परिवार थे, चाहे वो शासकीय सेवा वाले लोग हों, चाहे गैर शासकीय सेवा वाले हों, सबके जीवन की शैली और आवश्यकताएं एक सी थी। अच्छा। एक समान थी, कोई वर्ग भेद नहीं था कि इनके यहाँ गैस है, इनके यहाँ चूल्हा है, ऐसा कुछ नहीं था। चूल्हा है तो सबके यहाँ है, एक बल्ब जलता था सबके यहाँ, तो एक बल्ब है तो सबके यहाँ है, बर्तन पीतल के हैं तो सबके यहाँ है, एक सा। तो रहन सहन में बहुत वर्ग भेद नहीं था। तो जो गांव में जब जानवर बिकने के लिए निकले और रात को जब हमारे उस बाड़े में रुके, तो हम लोगों का एक काम रहता था कि उनका जो गोबर है, गोबर हमें उनसे प्राप्त करना। अच्छा। और किसने, मतलब ये एक कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा ये थी कि रात में हमने कितना गोबर इकट्ठा किया। अच्छा। और सुबह उठ के उस गोबर के हमने कंडे बनाए। अच्छा। तो हमें ये लगता था कि दुबे जी के यहाँ कितने कंडे बने, शर्मा जी के यहाँ कितने कंडे बने, सोनी जी के यहाँ कितने कंडे बने, और हमें ये लगता था अगर इस बार हमारे कुछ कंडे कम रह गए तो अगले मंगलवार को जब जानवर निकलेंगे तो हमें वो भरपाई करना है। अच्छा। तो हम लोगों को मतलब घर का जो ईंधन के रूप में कंडे जो हम जलाते थे, गोबर लाना, कंडे बनाना, उनको सुखाना और अपने घर के मचान पे उनको व्यवस्थित रखना, क्योंकि उसी से हमें साल भर रोटी बनाना है। किस चीज में लाते थे कंडे? किस चीज में भर के लाते थे? अरे बाल्टियां होती थी। अच्छा। तो पहले गोबर लाते थे। अच्छा। फिर गोबर से हम लोग थापते थे उनको गोल गोल, उपले, जिसे उपले भी कहते हैं ना, किसी भाषा में उपले कहते हैं, कहीं कंडे कहते हैं। तो वो हम लोग बनाते थे, और जब वो सूख जाते थे उनको निकाल के जाके अपने घरों में मचान पे रखते थे। लकड़ियाँ खरीदी जाती थी। तो लकड़ी कंडा मुख्य ईंधन था। शुद्ध गांव का दूध कोई बेचने आता था, वो हमारे घर में दूध अच्छी मात्रा में लिया जाता था। और सारी शुद्ध चीज़ें, होटल नाम की कोई चीज़ थी नहीं थी। कहीं पूरे गांव में एक भी होटल ऐसी नहीं थी जहां पकौड़े समोसे ये मिलते हों। बहुत बाद में एक होटल खुली थी जहां समोसे बनने लगे थे। तो ऐसा लगता था जैसे 5 स्टार होटल खुल गया हो। उसकी जो समोसे की खुशबू है, कुछ लोग तो खुशबू के लिए खड़े रहते थे। तो इस तरीके से जो शुद्ध गांव का जीवन जिया है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, एक बहुत ज़ोरदार बात मैं आपको बताना चाहूँगी। उससे सुनेंगे आप, मज़ा आ जाएगा कि गांव में एक थोड़े संपन्न परिवार था, साहू जी का। अच्छा।
तो उनके यहाँ चक्की हुआ करती थी, खेती वेती काफ़ी थी। फिर उन्होंने एक आइसक्रीम कुल्फ़ी जमाने वाली फैक्ट्री लगाई। तो वो फैक्ट्री जब उनकी गर्मियों में चलती थी तो कुल्फ़ियाँ जमती थी, वो ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, वाइट कलर की। तो जैसे हम अपने घर से दूध ले जाएं तो हमें किराया देना पड़ता था उतनी देर का, तो हमारे दूध की कुल्फ़ी जमा के वो हमें उतनी कुल्फ़ियाँ निकाल के दे देते थे। तो हम लोग जैसे अपनी मम्मी से अच्छा दूध उठवाएं, उसमें कुछ मेवा वेवा डलवाएं और बढ़िया लेके जाएं, और फिर बिल्कुल हम सब भाई बहन ऐसे बैठे रहें कि अब हम बाहर बैठे, हमारी कुल्फ़ी जम रही, कुल्फ़ी जम रही। और जब सारी कुल्फ़ी पलट के वो हमारे एक भगोनी में दें तो हमारा बड़ा भाई दौड़ता हुआ जाए उसके पीछे, हम सब छोटे छोटे भाई बहन दौड़ रहे हैं। मतलब ऐसा लगता था कि हमारे घर में दुनिया की सबसे कीमती चीज़, हाँ, जैकपॉट लग गया, और पीछे पीछे दौड़ रहे। तो अगल बगल के जो हमारे दोस्त लोग होते थे वो देखते थे, अरे आज तो इनके घर में कुल्फ़ी जमी है, तो वो बेचारे ललचाई ने गाँव से देखते थे। और हम लोग जाएँ तो जल्दी जल्दी दो दो कुल्फ़ी हमें मिल जाए, और फिर हम लोग जल्दी कुल्फ़ी हाथ में ली और बाहर आके दिखा दिखा के खाते थे कि हम कुल्फ़ी खा रहे हैं। तो मतलब ये जो दृश्य थे, अब आप तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। बहुत मजा आता होगा। हाँ, एक और विशेषता बताती हूँ आपको कि रात को गर्मी के दिनों में सिर्फ एक ही घर था जहाँ स्पीकर, लाउड स्पीकर था। अच्छा। तो वो रात को रिकॉर्ड, जब शोले फिल्म आई थी उन दिनों की बात है, तो जैसे ही 8-9 बजते थे और वो रिकॉर्ड चढ़ा देते थे। तो शोले फिल्म के टोटल जो फिल्म के अच्छे अच्छे डायलॉग थे उनके रिकॉर्ड बन के आ गए थे, वो गोल वाले जो होते थे। तो गोल रिकॉर्ड ग्रामोफोन टाइप का वो होता था वो, और फुल स्पीड में वो लाउड स्पीकर ऑन कर दें। अब उनके घर से लाउड स्पीकर की आवाज़ पूरे गांव में जाती थी। तो कुछ लोगों की तो भीड़ उनके आसपास डायलॉग सुनने, और कुछ जो अपने अपने घरों में बाहर गर्मियों में सोते थे, तो एक एक बच्चे को शोले फिल्म में पूरी डायलॉग रटे हुए थे। और ऐसी कई फिल्में थी उस समय की, उसी की समकक्ष, कि जिनके टोटल गाने, टोटल डायलॉग किसी भी बच्चे से कभी भी पूछ लो, क्योंकि ऑडियो कुछ नहीं था, नहीं वीडियो कुछ नहीं था, जो कुछ था ऑडियो था। तो इतना कंसंट्रेशन बनता था, इतनी मतलब हम लोग अच्छे ध्यान से सुनते थे हर चीज़ें। तो कहते हैं ना कि बच्चों को कि मैंने सुना तो याद रहा वाली बात है। तो हाँ, तो अब याद कब रहेगा, जब बच्चा ध्यान से सुनेगा। तो गांव में कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट या ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ ही नहीं थी। तो हम लोगों को सारे गाने, सारे नाटक, कहानी, कविता, ये सब चीज़ें बनाना और सुनना और प्ले करना हमारे गांव की देन है। कोई फेवरेट ऐसी गांव की कविता या कोई ऐसी चीज़ जो आप गा सकें, अगर गुनगुना सकें? हाँ, गांव में गाती बहुत अच्छा है। नहीं, गांव में तो हम तो बहुत बचपन से लोकगीत लिखने लगे थे। अच्छा। हाँ, और कोई सी भी घटना घटती थी तो अच्छा, आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं कि हमारे जो छोटे भाई बहन स्कूल जाते थे, कभी कभी हम मालूम पड़ा कि हम थोड़े से बड़े हुए तो लौट के आके, दीदी कल तुलसीदास की जयंती है, दीदी एक भजन बना दो, दीदी इस पर ये लिख दो, दीदी ये भाषण लिख दो, दीदी ये इस पर एक नाटक बना दो, दीदी विज्ञान पर एक नाटक बना दो। तो सारे डायलॉग डिलीवरी बनाना, प्ले करवाना, मंचन करवाना, एक्टिंग सिखाना, ये सब हमें बचपन से मतलब मंच या मौका मिला है, अवसर, तो हमें सब आता है। तो हम लोगों ने गांव में कुछ भी लोकगीत चलते थे, जैसे श्रम का संदेशो लाई भोर की चिरैया, श्रम यानी मेहनत, हाँ, श्रम का संदेशो लाई भोर की चिरैया, मेहनत के पूजक हम तो गाँव के रहैया भैया, गाँव के रहैया। ऐसे हम लोग मतलब अपने नरियावली को लेकर 25 गाने बनाते थे, कविताएं, कहानियाँ, सब बहुत क्रिएटिविटी थे। मन से करते थे, है ना? सब वो नहीं था कि कोई इसकी कोई ट्रेनिंग है या कुछ ऐसा। नहीं, मतलब अवसर मिलते थे। स्कूल में इतनी जयंतियाँ, इतने समारोह, इतने कार्यक्रम हमारे स्कूल में हमारे शिक्षक लोग करवाते थे कि हम लोगों को मतलब एक माहौल था, कंपटीशन था कि हमें करना है, और हर बच्चा करता था, ऐसा नहीं कि आपको अपने, हमने सुना है आपने स्टेज पे आप हमेशा से बहुत एक्टिव रही हैं। आज भी हम आपको देखते हैं, आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत नेचुरल फ्लो आता है। कौन सी पहली मेमोरी आपकी स्टेज की है जब आपने कोई किरदार निभाया हो, और किस तरह के किरदार आप स्टेज पे? पहली मेमोरी, अरे पहली में जाएंगे तो आप
कक्षा 3rd क्लास की मेमोरी याद है। अच्छा। तीसरी क्लास में मुझे शंकर जी बनाया गया था। शंकर जी, हाँ। और गणेश जन्म नाटक था, अच्छा। जिसमें वो माता पार्वती नहाने जाती हैं तो कह के जाती है गणेश से कि तुम दरवाजे पर किसी को आने मत देना। तो जब शंकर जी प्रवेश करते हैं तो गणेश जी उन्हें रोकते हैं, नहीं तुम अंदर नहीं जाओगे, हमारी माता अंदर हैं। तो वो कहते हैं कौन हो तुम, इस तरीके से, और वो त्रिशूल से उनका गर्दन काट देते हैं। तो उसमें मुझे याद है कि मैंने शंकर का रोल प्ले किया था। और शंकर के रोल में मैं बहुत, उन दिनों बहुत दुबली पतली छोटी सी बच्ची थी, सांवली सी। तो जब शंकर बनी तो पूरी मृगशाला लपेट के पूरे शरीर में भभूति लगाकर, वो 3 तिलक लगाकर, गंगा के रूप में एक रुई का कुछ ऐसा पाइप वो डाला गया तार, और ऐसा दिखाया गया। और पूरा गेटअप हमारा, जब हमने अपना रोल अदा किया शंकर जी का, तो उसके बाद जब दूसरे दिन स्कूल गए तो सबके साथ थंकल लगाओ थंकल लगाओ थंकल लगाओ। तो कुछ जो तोतले बच्चे थे उनने मेरा नाम थंकल थंकल कर दिया। तो फिर ऐसी कई बार कृष्ण बने, कई बार विष्णु बने। पहले भगवान के चरित्र बहुत ज़्यादा सिखाए जाते थे। फिर हरिश्चंद्र बने, कहीं कुछ बने। हमारे भाई लोग भी मतलब नाटक करते थे, हम लोग भी करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों को अभिनय, कहानियाँ, एकांकी, ये सब स्कूल की देन है। सब नेचुरल था और सब में जम के इसमें पार्टिसिपेट भी स्कूल की देन है ये सब हमारे। तो आप हमेशा अपनी तरफ से आगे रहती थी कि आपका नाम अपने आप चले जाता था? कैसा रहता था जब स्कूल में मान लीजिए कोई कार्यक्रम हुआ? हाँ। तो क्या वो जान जाते थे कि रानी तो इसमें पार्टिसिपेट करेगी ही करेगी? हाँ, अब उन दिनों भी ये चीज़ थी, और करीब करीब आज भी यही माहौल है कि जो बच्चे थोड़े हाइपर होते हैं, फ्रंट बेंचर होते हैं, हर चीज़ में हाथ उठाते हैं, आगे उचक उचक के हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको थोड़ा मौका, अवसर ज़्यादा मिल जाता है। तो आज भी ये स्थिति देखने में आती है, पर मैं अपना विद्यालय इसके विपरीत चलाती हूँ। अच्छा। मेरा मानना ये है, मनोविज्ञान विषय के नॉलेज होने के कारण मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक तो है, और उसको निकालना स्कूल का परम कर्तव्य है। ये ड्यूटी है टीचर की, प्रिंसिपल की, कि हर बच्चे को मंच पर मौका मिले। क्योंकि मेरे साथ के जो लोग उन दिनों मंच पर नहीं आ पाए होंगे, जिनकी रुचि जागृत नहीं हुई होगी, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पीछे रह गए होंगे। तो मेरा ये यहाँ पे फिलॉसफी आज थोड़ी सी प्रिंसिपल के रूप में बिल्कुल अलग है। तो मेरी स्कूल में ये कोशिश रहती है कि जितने बैक बेंचर हैं, जो फ्रंट पे नहीं आते, मैं उन्हीं को पकड़ पकड़ के माइक पकड़ाती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैं जिस बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उस बच्चे का विकास 8 दिन में एकदम ऐसा हो जाता है। तो यहाँ आके एक थ्योरी जन्म हुई है कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने की ड्यूटी स्कूल की होती है।